नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कमोडिटी के महारथी में। अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े पाम उत्पादक देश इंडोनेशिया ने आरबीडी पामोलिन, सीपीओ, आरबीडी पाम ऑयल और कुकिंग ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंडोनेशिया के इस फैसले के बाद सप्लाई कमजोर रहने की आशंका जताई जाने लगी है और यही वजह है कि खाद्य तेलों की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर घरेलू बाजार में भी सीपीओ का भाव इस साल करीब 45 से 50% तक बढ़ चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत पूरी दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक देश है, जो दुनिया के कुल पाम ऑयल आयात का 17% इंपोर्ट करता है। मौजूदा हालात को देखते हुए आज हम खाद्य तेलों के भविष्य पर चर्चा करेंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में खाद्य तेलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से सोयाबीन प्रोसेसर्स ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक जी और ओरिगो ई मंडी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर तरुण सत्संगी जी। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डीएन पाठक जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि इंडोनेशिया ने खाद्य तेल के निर्यात पर जो रोक लगाई है और अगर निर्यात पर रोक लगी रहती तो ऐसे में सप्लाई पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, इंडोनेशिया से हम करीब एक्चुअली पाम ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो करीब 80 लाख टन होता साल का। करीब 4 लाख टन पर मंथ आता है इंडोनेशिया से। तो अगर ये सप्लाई बनी रहेगी रोक तो अपने यहाँ सप्लाई पे थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन ये रोक ज्यादा दिन तक रह नहीं सकती क्योंकि इंडोनेशिया के पास इतना सारा पाम ऑयल स्टोर करने का कोई साधन नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ये रोक जो है वो तीन हफ्ते के ज्यादा नहीं चलेगी, 3-4 हफ्ते। और उस दौरान अपनी सोयाबीन की क्रशिंग जो है वो अभी बढ़ रही है, मस्टर्ड की क्रशिंग काफी हो रही है। तो कोई इस बैन की वजह से कोई पैनिक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना माल थोड़ा सा मलेशिया से आ जाएगा तो अपने पास काफी सफिशिएंट स्टॉक्स भी हैं। इसलिए इंडोनेशिया के बैन से, जो कि शॉर्ट टर्म है, पैनिक करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। आपसे दूसरा सवाल यह है कि इंडोनेशिया ने पहले सिर्फ आरबीडी पामोलिन के निर्यात पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में सीपीओ, आरबीडी पाम ऑयल और कुकिंग ऑयल को भी इसमें शामिल कर लिया था। इसका भारत के ऊपर कितना असर पड़ेगा और हाल फिलहाल में क्या इनमें से किसी के निर्यात पर लगी रोक हट सकती है? देखिए, भारत पे क्योंकि हम लोग बहुत सारा तेल इंपोर्ट करते हैं, 55 से 60%, तो कोई भी जो रोक लंबी चलने वाली अगर होगी तो भारत में सप्लाई पे उसका असर पड़ेगा। ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन जैसे मैंने बोला कि रोक लंबी चलने की उम्मीद नहीं है। और बाकी सोयाबीन की सप्लाई एम्पल है, काफी है। सोयाबीन, सनफ्लावर अभी नहीं आ पा रहा है, तो मस्टर्ड जो तेल है, रेपसीड मस्टर्ड, वो उसकी भरपाई कर रहा है अभी। तो लॉन्ग टर्म में अगर लंबा बैन होता है तो सब फर्क पड़ेगा, लेकिन लंबा बैन कहीं चलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। सूरजमुखी तेल का आयात अप्रैल में बिल्कुल भी नहीं हुआ था और मई में भी इसके फिलहाल होने की आशंका कम है। ऐसे में आपके हिसाब से इंडोनेशिया के द्वारा उठाए गए कदम से सप्लाई कैसे पूरी होगी? मैंने बोला ना, सप्लाई थोड़े दिन के लिए डिस्टर्ब रहेगी उतनी अपने यहाँ, लेकिन अपने यहाँ क्योंकि सफिशिएंट स्टॉक्स जो है बिल्टअप है एक्सपोर्ट्स पे, तो उससे सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत ज्यादा प्राइस में उछाल आने की बहुत ज्यादा उम्मीद इसलिए नहीं है कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 3 से 4 हफ्ते में इंडोनेशिया को ये बैंक खोलना पड़ेगा। तब तक लोगों ने सोयाबीन का तेल जो है उसका आयात बढ़ा दिया है ऑलरेडी। सनफ्लावर तेल पहले ही इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी बहुत कम हो पा रहा है, तो सोयाबीन का तेल उसकी भरपाई करेगा, ऐसा मेरा मानना है। इंडोनेशिया के इस कदम के बाद सोयाबीन ऑयल की मांग पर कैसा असर पड़ेगा और सोयाबीन की सप्लाई में कमी को कैसे पूरा कर पाएंगे? कि अगर इंडोनेशिया का बैन जारी रहता है तो सोयाबीन तेल की मांग बढ़ेगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ेगी, सब जगह बढ़ेगी, क्योंकि इंडोनेशिया काफी सारा तेल एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में। करीब 50 मिलियन टन तेल बनाते हैं वो लोग साल भर में। पाठक जी, अर्जेंटीना और ब्राजील में सोयाबीन की फसल कमजोर है, तो ऐसे में आपका सप्लाई को लेकर क्या नजरिया है? वीरेंद्र जी, ये जो बड़ी एक अजीब सी बात है मार्केट में, मार्केट मूवर जो बोलते हैं कि फसल काफी कमजोर है। देखिए, अर्जेंटीना की क्रॉप करीब 120 मिलियन टन है। अगर उसमें 5 मिलियन टन कम हो भी जाए तो कितना फर्क पड़ता है? 2%, 3%। ऐसे ब्राजील की अर्जेंटीना की क्रॉप, ब्राजील की 120 है, अर्जेंटीना की 50-55 मिलियन टन है। अगर उसमें 10 मिलियन टन क्रॉप कम हो जाए तो 10% हुई, तो कोई इतना बड़ा, टोटल क्रॉप जो है वो 380 मिलियन टन है। अगर वो 380 के 370, 365 रह जाए तो कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता टोटल क्रॉप को देखते हुए। सुनने में नंबर बड़ा लगता है कि 10 मिलियन टन क्रॉप निकल गई, लेकिन वो 380 में से तो निकली है।
इसलिए कोई बहुत ज्यादा और इतनी क्रॉप खराब नहीं हो गई है जितनी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा खराब हो गई है। थोड़ा असर पड़ा है क्रॉप पे, थोड़ा वेदर की वजह से थोड़ी क्रॉप खराब हुई है और क्रॉप तो भी आ ही रही है। अभी आगे और कोई खराब होने की उम्मीद है नहीं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ हार्वेस्टिंग चल रही है। तो बहुत भयंकर, बहुत भारी बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। मौजूदा हालात को देखते हुए आपके हिसाब से सोयाबीन और मूंगफली की फसल इस बार कैसी रह सकती है? तो देखिए, सोयाबीन के भाव किसान को इतने बढ़िया इस साल मिले और इस साल तो सचमुच किसान को ही भाव मिला है। मैं सोयाबीन की बुआई पिछले साल के मुकाबले फिर से बढ़ती हुई देख रहा हूँ, और मूंगफली की बुआई भी, हालांकि मूंगफली में स्थिति थोड़ी दूसरी है, लेकिन मूंगफली की बुआई भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इन एरियाज में, कर्नाटक में थोड़ा एरिया ये हो सकता है कि गुजरात में सोयाबीन की तरफ थोड़ा बढ़ रहा है एरिया, तो वहां पे थोड़ा एरिया सोयाबीन में जा सकता है। लेकिन ओवरऑल दोनों की क्रॉप की बढ़ने की उम्मीद है, तो किसान को भाव बहुत अच्छे मिल रहे हैं अभी। घरेलू बाजार में सोया तेल, सीपीओ और सरसों तेल के भाव का भविष्य कैसा देख पा रहे हैं? धीरेन्द्र जी, मैं एक्चुअली भाव के बारे में कभी बात करता नहीं हूँ। मैंने जो ओवरऑल बात बोली उससे मुझे नहीं लगता कि भाव कोई बहुत ज्यादा आसमान की तरफ बढ़ने वाले हैं। शॉर्ट टर्म में इफेक्ट हुआ है, लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा भारी इफेक्ट इसका नहीं होने वाला है। ये बात जरूर है कि जैसे भाव हम पहले देखते थे कि 100 रुपए किलो तेल मिल रहा है, 80 रुपए किलो, वो अब कभी दोबारा नहीं होने वाला है। हमको ये समझ लेना चाहिए कि तेल के भाव जो है रियलिस्टिक जो है वो 100 रुपए किलो नहीं है, वो 150 रुपए किलो ही है। ये भाव रियलिस्टिक हैं और ये ऐसे ही रहेंगे। तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं होने वाला है और बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाला है। DN पाठक जी, सबसे आखिर में आपसे सवाल है कि बाजार में खबरें चल रही हैं कि खाद्य तेल के इंपोर्ट पर 5% सेस को हटाया सकता है। आपके हिसाब से अभी कितना सेस लग रहा है और क्या भारत सरकार इसको लेकर कुछ फैसला ले सकती है? देखिए, 5% अभी तो ड्यूटी बहुत कम है, 5% ड्यूटी तो है नहीं, 5% सेस है सिर्फ, 5.5%। तो इसको और अभी क्योंकि बुआई होने की टाइम आ रहा है, सोयाबीन और ग्राउंडनट की दो बड़ी मेजर फसलें हैं, तो ये र्यूमर तो मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, लेकिन इस पे कोई ड्यूटी घटाने की और बात हो थोड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि सरकार के अपने सिस्टम में सोचने की, पिछले दिनों जैसे अभी भाव फिर से बढ़ गया है, पीछे कम भी हुआ था, मेरे को नहीं लगता कि ये ड्यूटी घटने की उम्मीद है। तरुण जी, अब आपके पास आते हैं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाला भविष्य खाद्य तेलों का कैसा लग रहा है? थैंक यू धीरेन्द्र जी। हमारा ऐसा मानना है कि मई मंथ के अंदर प्राइसेस फॉर्म रहेंगे। ऑलरेडी सीपीओ के प्राइस एंड सोयाबीन ऑयल के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट में रिकॉर्ड हाई पर है, जिसका सीधा फायदा हमने मस्टर्ड ऑयल के प्राइस पर भी आते हुए देखा है, जो 6 वीक्स के हाई पर है और जिसने भी लास्ट मंथ 7% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए। इंडोनेशिया जो कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर ऑन एन एवरेज 2.5 मिलियन टन्स का एक्सपोर्ट करता है, अगर ये हॉल्ट होता है तो इससे सीधा जो इंडिया को नुकसान होगा वो 5 से 5.5 लाख टन्स का होगा। ये नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, स्पेशली व्हेन सनफ्लावर ऑयल का सप्लाई हमारे यहाँ ऑलरेडी हिट हो चुका है, जो तकरीबन 3 लाख टन्स का रहता था। सो नो डाउट अलार्मिंग सिचुएशन है, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा एंड ऑल्टरनेट जो ऑयल्स हैं उनकी सप्लाई कम होने की वजह से शॉर्ट टर्म में तो देखिए रिस्पाइट मिलने के चांसेस है नहीं। और जिस तरीके से अभी माहौल है, हमें ऐसा लगता है कि आने वाले मई मंथ के अंदर हम फर्दर 5 to 8% का गेन्स आते हुए देखेंगे। नो डाउट ये जो इंडोनेशिया का स्टेप है वो टेम्परेरी स्टेप है, क्योंकि उनका जो डोमेस्टिक डिमांड रहता है तकरीबन 20 मिलियन टन्स का रहता है, जिसमें से 11 मिलियन टन्स का डिमांड है ऑयल कंजम्पशन का और करीबन 8-8.5 मिलियन टन्स का डिमांड आता है बायोफ्यूल सेक्टर से, रिमेनिंग इन अदर कैटेगरीज आता है। और उनके पास जो सरप्लस होता है तकरीबन 25 मिलियन टन्स का, वो नॉर्मली वो एक्सपोर्ट ही करते हैं। तो जब तक एक्सपोर्ट बैन रहेगा उनका जो डोमेस्टिक इन्वेंट्रीज भी बढ़ना चालू हो जाएगा और हायर इन्वेंट्रीज की वजह से हो सकता है कि उनका जो इंटेंशन है कि प्राइस सब्सटेंशियली सर्च किए लास्ट 15 महीनों के अंदर ऑलमोस्ट डबल हुए हैं इंडोनेशिया में, तो हो सकता है टू सम एक्सटेंट वो कर्व कर पाए। लेकिन जिस तरीके से अभी रिएक्शन देखने को मिल रहा है, लगता नहीं कि बेनिफिट ज्यादा होगा। तो आई थिंक मई मंथ के अंदर प्राइसेस फॉर्म रहेंगे एंड वी नीड टू सी कि ये जो कर्व है, बैन है, कितना लंबा चलता है, वो डिसाइड करेगा एग्जैक्टली वर्ल्ड मार्केट में फर्दर ऑयल के प्राइसेस कैसे रिएक्ट करेंगे। थैंक यू। बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं।
आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी फिर किसी बड़ी हस्ती को लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।